हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड उसकी आगे की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ वायरिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं पहले कुछ चीज़ें दिखा दूं जो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताई थी, तो उसका थोड़ा अच्छा से अंडरस्टैंडिंग में समझ सकता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकेंगे। द्विध्रुवी लिखा है यहाँ पे, यानी कि ये एक डायपोल है। यहाँ पर ट्राइपोल की बात की गई है, और ये उसका बाह्य आवरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आयरन प्लेट। ठीक, इसे आयरन प्लेट कहते हैं क्योंकि ये बाहरी आवरण जो है लोहे का बना होता है, तो इसे आयरन प्लेट कहते हैं। इसके अंदर जो होता है ये स्विचेस लगे होते हैं। पुराने ज़माने में मेन स्विच बोर्ड ऐसे ही होते थे, देखे होंगे आपने। यहाँ पे ये किट कैट स्विच लगे हुए हैं 3, यहाँ 2 लगे हैं, ऐसा आपने देखा ही होगा। तो आपने कई बार देखा होगा कई जगहों पे लिखा होता है DPIC, या देखा होगा आपने TPIC। देखा है ना आपने? देखा नहीं होगा तो आई एम श्योर आपने सुना ज़रूर होगा। तो जो ये क्या होते हैं, इनका पूरा नाम होता है, DPIC का मतलब होता है डायपोल आयरन क्लेट स्विचेस, और ट्राइपोल आयरन क्लेट स्विचेस। अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि डायपोल का मतलब क्या होता है कि दो स्विचेस एक साथ कनेक्ट या एक साथ बंद होंगे जब, मतलब इस टाइप का सर्किट। मैंने आपको याद याद हो तो मैंने आपको इस टाइप का सर्किट बताया था कुछ, यहाँ पे होगा और ये आपस में जुड़े होते हैं बाहर से ना, याद आया कुछ? तो बस वही यहाँ पे भी DPIC का मतलब है। अब देखिए, ये आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये लोहे की एक रॉड दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पे भी एक लोहे की रॉड दिखाई देगी, आप ध्यान देखेंगे तो। और ये एक हैंडल है इसमें, और एक हैंडल इसमें है यहाँ पे। तो जब हमें कनेक्ट करना होता है तो यही रॉड काम आती है। जब हम एक बार में इस रॉड को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और या फिर ये वाली रॉड को ऊपर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, तो ये एक बार में तीनों को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे एक बार में दोनों को कनेक्ट करेगा। और जैसे ही हम इस रॉड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे दोनों में, तो ये एक बार में दोनों को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे एक बार में ये तीनों को डिस्कनेक्ट कर देगा। जब ये तीनों को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करेगा, इसीलिए DPIC या DPIC स्विच कहलाते हैं। तो ये मेन स्विच बोर्ड है जो पहले लगते थे। अब ये देखिए, ये HRC स्विच का भी दिखाया हुआ है। इसमें भी सिंपल, यहाँ पे ये ऐसे इस साइड ये हैंडल लगा हुआ है। ये जो ये वाला, एक काला वाला हैंडल दिख रहा होगा आपको, और ये जो ये लगे हैं ये HRC फ्यूज़ हैं। आपने देखा ही होगा HRC फ्यूज़, कई जगहों पे किताब में दिया होता है। ये कैप्सूल जैसा होता है, 4C या कार्टेज फ्यूज़ कहते हैं, इसी टाइप के होते हैं ना। तो ये लगे हुए हैं। तो ये एक बार में देखिए, जब ये हैंडल है, ध्यान से दिखाते हैं एक मिनट। ये जो ये हैंडल है ये वाला, इसको जब ये ऐसे करके घुमाएंगे तो ये देख रहे हैं, ये नोक बनी हुई है इनमें सब में। और यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई देंगे हल्के हल्के से, इसमें छेद है, ये ध्यान से देखें तो यहाँ पे। तो जैसे ही ये ऐसे ऊपर घुमाते हैं, ये सारे के सारे HRC फ्यूज़ एक बार में कनेक्ट हो जाते हैं। और एक बार में इसके जैसे ही नीचे करेंगे ऐसे हैंडल को, तो एक बार में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी हैंडल वही लगा हुआ है। तो ऐसे ही बस ये DPIC और TPIC स्विच काम करते हैं। अब मैं आपको MCV में दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए, MCV में मैंने बताया था ना कि आपको ये आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा, ये सिंगल होता है। सिंगल वाले ऐसे क्या होता है कि पैरेलल में कई सारे लगे होते हैं, सिंगल सिंगल, तो वहाँ पे वो सिंगल पोल होते हैं, यानी कि SP स्विच होते हैं वो सारे के सारे। SP MCVs होती हैं। अब MCV का पूरा मतलब क्या होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये सारे के सारे सर्किट ब्रेकर हैं। ये भी एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ठीक, जब ये सिंगल में लगे होते हैं कई सारे पैरेलल में आपस में, तो ये एक एक सर्किट के लिए एक एक होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक एक सर्किट को अलग कर रहे हैं, एक एक फेस को। घर में लगे होंगे आपके सिंगल सिंगल भी, और कई जगहों पे आपने देखा होगा ऐसे डबल भी लगे होंगे, कुछ जगहों पे, कुछ ही जगहों पे लगे होंगे। और जो ये वाले होते हैं या ये वाले होते हैं, ये आपको ऑफिस में दिखाई देंगे, एक बार में पूरे पूरे लगे होते हैं, या इंडस्ट्री में लगे होंगे, तो वहाँ पर ऐसे वाले लगे होते हैं। तो ये 3 पोल है, यानी कि ये RYB के लिए, ये भी RYB, और न्यूट्रल के लिए, या फिर हो सकता है 4 फेस हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए ऐसे ऐसे आते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SP
यहाँ पे लिखा हुआ है डीपी और एसपी। एसपी और डीपी का मतलब आपको पता है क्या समझ में आ रहा है? एसपी का मतलब है सिंगल पोल, और ये डीपी का मतलब है डाईपोल, और ये एस पी एन का मतलब क्या है? सिंगल पोल विद न्यूट्रल। अब यहाँ घर में सप्लाई इससे ही आएगी, तो यहाँ पे फेज होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, ठीक। तो ये एस पी एन की तरह काम करेगा। और हो सकता है कई जगहों पे दो फेज आ रहे हों, हो सकता है, कंडीशन है ऐसी, तो वहाँ पर ये डीपी स्विच कहलाएगा। तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। कई जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल जो होता है वहाँ पर एमसीबी नहीं लगाते हैं। क्यों? वहाँ पे थोड़ा खतरा कम होता है, तो हम वहाँ पे न्यूट्रल लिंक लगा के काम चला लेते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट ले लेते हैं, या फ्यूज़ लगा के खाली काम चला लेते हैं। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। अब कई जगहों पे आर वाई बी या 3 फेस होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ट्राईपोल बोला है इसे, जैसे टी पी एन नहीं बोला है, या एस डी पी एन नहीं बोला है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप दो फेस वाली कोई मशीन हो ऐसी जिसे आप चलाते हो, जिसमें से दो फेस और एक न्यूट्रल हो। ऐसी कोई मशीन आपको जल्दी दिखेगी नहीं, या नॉर्मली तो नहीं दिखेगी। तो स्पेशल पर्पज़ के लिए कोई बनाएगा ये तो पता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे टी पी आई लिखा है, टी पी लिखा है, सॉरी। और यहाँ पर टी पी एन लिखा हुआ है, यानी कि 3 फेज आएंगे और न्यूट्रल होगा। हो सकता है कहीं 4 फेज हो, तो इसलिए 4 पोल। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूँ कैसे दिखते हैं, ताकि आप वो कर पाएँ। ये है हमारे कंड्यूट जंक्शन बॉक्स। ये आपने घर में देखे होंगे, कई जगहों पे दीवार पे लगे होंगे, ऐसे छोटा सा छेद होगा खाली, तो ये जंक्शन बॉक्स कहलाते हैं। हो सक और मेनली जंक्शन बॉक्स ये वाले तो कम यूज़ होते हैं, ये वाले और ये वाले आपको बहुत दिखाई देंगे। ये तो 3 मार्गी हैं, 2 मार्गी हैं, कई जगहों पे 4 मार्गी भी होते हैं, चारों तरफ लगे होते हैं, ऐसे करके खुला होता है। अब तो खैर हेक्सागोनल भी आने लगे हैं। जो फैन बॉक्स होता है वो हेक्सागोनल लगा होता है, उस फैन बॉक्स में ही 6 तरफ छेद होते हैं, ये आप कहीं भी निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसी ने पूछा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, वरना मैं इंक्लूड नहीं करता। क्योंकि यूपीपीसी में मैंने एक बार देखा था, ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये पूछ लेते हैं कि ये किसका सिंबल है, या ये कौन सा क्लास है। ये भी दिया होता है ऑप्शन में, तो आपको मैं बता रहा हूँ तीनों क्या होते हैं। ये होता है कॉम्बिनेशनल क्लास, ये देखिए नीचे लिखा है। संयुक्त प्लायर, इसको कहते हैं कटर प्लायर, और इसको कहते हैं न्यूज़ प्लायर। फिर से देख लीजिए, ये है हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर। इसमें मतलब ये ऑल पर्पज़ होता है, इसके अंदर कटिंग भी हो जाती है, इससे हम तार को छील भी सकते हैं, इससे हम तार को काट भी सकते हैं, और भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशनल कहलाता है। ये नोज प्लायर कहलाता है, और ये आपका वायर कटर कहलाता है। इससे वायर को मेनली काटा ही जाता है। नोज प्लायर वहाँ यूज़ होता है जहाँ ये प्लायर यूज़ नहीं हो पाता है, इसकी नोक बहुत मोटी होती है। तो जहाँ पे बहुत पतला या महीन काम होता है, वहाँ पे नोज प्लायर का यूज़ किया जाता है। मतलब सबकी अपनी अपनी वो महत्व है। बस आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सा प्लायर है, सिंपल। यूपीपीसीएल ने ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही है, मुझे याद है अच्छे से। ये अभी 2019 में ही पूछा है। नोज प्लायर सिंपल था, आप सब कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको पिछली बार सिंबल्स बताए थे, तो उनका वो यूज़ यहाँ पे होता है। एक योजना चित्र में बहुलाइन चित्र और सिंगल लाइन। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएल ने पूछा था, लेकिन सीधे नहीं पूछा था, उसने काफ़ी घुमा के पूछा था। उसने ऐसे करके पूछा था कि इस टाइप से कुछ 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 याद है मुझे कि उसने ये पूछा था कि एक सर्किट है, उसको डिज़ाइन करना है, उससे पहले हम उसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो उस सर्किट डायग्राम का नाम क्या है, इस टाइप से था वो। तो वहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं योजना चित्र, वो ऑप्शन में था। तो कई लोगों ने योजना चित्र लगाया, कुछ लोगों ने सिंगल सर्किट डायग्राम लिख दिया, किसी ने बहुलाइन चित्र लिख दिया। लेकिन ये प्रिपरेशन से पहले नहीं बनता है, सबसे पहले ये बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। ये सिंपल डायग्राम होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अब इसमें देखिए, ये बल्ब लगा हुआ है क्रॉस, ये स्विच लगा हुआ है, ये पी है, ये एन है, और सिंपली अब इसमें हम चाहे कितनी भी लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो किसी को ज़्यादा सर्किट लगाने हैं, तो ऐसे करके सिंपली कनेक्ट कर लेगा, आराम से ज़्यादा बन सकती हैं। अब ये क्या है, ये जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। तो इससे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना
तार लगेगा हमारा या कितना कुछ लगेगा, वो एस्टिमेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये सिंगल लाइन डायग्राम भी होता है इसी का ही। जस्ट देखिए यहाँ पे 2 तार थे तो यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 तार गए होते इस सर्किट में ऐसे, तो यहाँ पे एक ये डंडी और खींची होती और ये 3 की होता है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी फिर ये 3 हो जाता है ना, और ये यहाँ पे 2 ही रहते। और सिंबल देखिए, आपने इसका भी सिंबल देखा था, बहु लाइन में हमने ऐसे सिंगल पोल को दिखाया हुआ है, सिंगल पोल स्विच को ऐसे दिखाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड दिखाया हुआ है। क्यों ऐसा क्यों? कि अब जब हम घर की वायरिंग दिखाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन जब हम उसे किसी मैप पे दिखाएंगे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं उसे, क्योंकि ये बनाना थोड़ा कठिन है। अब हर एक में हम 5-6 तार दिखाएं तो वो दिक्कत है, लेकिन हम ये कन्वीनियंटली बना लेंगे। 6 लिखा है, अगर 6 तार हैं तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। सिंपल एक स्विच से एक बल्ब तो चलता नहीं है, जैसे यहाँ पे तो हमने चलो एक बल्ब वाला ले रखा है, तो यहाँ पे सिंपल एक स्विच से एक बल्ब चल रहा है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है असलियत में। असलियत में तो यहाँ से कई चीज़ चल रही होती है, पंखा भी चल रहा होता है, लाइट भी चल रही होती है, आपका मोबाइल चार्ज करने की सॉकेट भी यहीं लगा होता है। कई जगहों पे तो इंडिकेटर भी लगा होता है, पहले लगे होते थे, अब भी कई जगहों पे लगे होते हैं। तो इंडिकेटर लगा होता है। कई जगहों पे 2-3 लाइटें होती हैं, तो अलग अलग लाइट, एक नाइट लाइट होती है, तो वो सब भी लगी होती हैं इसी बोर्ड से। तो यहाँ पे 15-20 तार हो जाते हैं। तो ये लाइन, ये वाला जो चित्र है, ये दिखाना कन्वीनियंट होता है। ये सिंपल डायग्राम है समझाने के लिए कैसे होती है वायरिंग, और ये योजना चित्र है। सबसे पहले ये बनता है, तो आपको ये याद रखना है, ये योजना चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तार स्थापन की विधियाँ। तार स्थापन की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होता है जंक्शन बॉक्स, संग बॉक्स मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे ऊपर, वैसे ही ये एक होता है पार्शन यानी कि लूप इन मेथड। ये 2 मेथड होते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए आप, ये जंक्शन लगा हुआ है, लगा है। अब जंक्शन में क्या है, पेन से इसको कनेक्ट किया, इधर पेन से इसको कनेक्ट किया, और इधर एक पेन से इसको कनेक्ट करके ऐसे सिंपल ले आए। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे करा, ठीक। तो जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगे हैं, इस कारण से इसको जंक्शन बॉक्स मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीधे तार लेते हैं, बल्ब में ले गए और बल्ब से ही निकाल लिया वापस और इसे आगे ले गए। ऐसे यहाँ पे स्विच बोर्ड में तार लेके गए, फिर स्विच बोर्ड से वापस निकाला और ये तार को ले गए। तो हम मेनली इस मेथड का यूज़ करते हैं आज भी। आपके घर में वायरिंग इस मेथड से होती है क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल होती है, समझ रहे हैं, ये रिलायबल होती है। और ये वाली विधि का भी एक एडवांटेज है, इस विधि में थोड़ा तार वार कम लगता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। क्यों? ये लिंक लगा दिया छोटा सा, अब इससे क्या होगा कि यहाँ से हमने एक तीर तार लिया और एक लगा दिया। अब आप जानते हैं आपके यहाँ बल्ब तो छत पे लगा होता है, लेकिन उसका स्विच बोर्ड नीचे आता है ना, तो देखिए ये तार यहाँ तक नीचे तक आएगा, फिर वापस ऊपर चढ़ के जाएगा। तो यहाँ पे तार ज़्यादा लगा ना इसके मुकाबले, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। रिलायबल कैसी है कि अब जब इसके अंदर गया तार और यहीं से बाहर निकला है, तो मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ होगी तो यहीं पर ही होगी ना, जहाँ जंक्शन होंगे वहीं पर चेक किया जाएगा। तो सिंपली हम आराम से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कनेक्शन यहाँ से ढीला हो गया, इस जगह से जंक्शन से ही ढीला हुआ है, यहाँ से कहीं से ढीला हो गया, तो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से नहीं पहुँच रहा है, या फिर यहाँ बल्ब में नहीं पहुँच रहा है, तो क्या होगा, तो दिक्कत होगी सिंपली। तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है ये जल जाए किसी कारण से, स्पार्किंग हो इसके अंदर, ढीला का कनेक्शन रह गया इसमें। तो अब यहाँ कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे बल्ब के अंदर जाएगा, तो ये ज़्यादा रिलायबल है, ये कम। तो मेनली हम इसी का यूज़ करते हैं, हमारे घरों में यही वायरिंग की जाती है, प्रेफर भी की जाती है, थोड़ा जल्दी भी होती है, इसमें तार बार बार काटना नहीं पड़ता है। सब फ़ायदे हैं थोड़े से तार के। अब देखिए सिस्टम बताते हैं, मैंने आपको वहाँ पे विधियाँ बताई थी, अब यहाँ पे सिस्टम बताएंगे। तो यहाँ पे कितने टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा। तार स्थापन अलग अलग उपयोगिता होती हैं, तो अलग अलग चीज़ों से यूज़ किया जाता है, जैसे प्लेट फायरिंग। आपको मैं सीधे दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेट वायरिंग में क्या होता है, ये क्लिप्स होती हैं, ये ऐसी प्लेट्स होती हैं, इनमें तार को डाला जाता है। तार को कैसे डाला जाता है, नीचे आपको दिखाता हूँ। तार ऐसे पड़े होते हैं, ये तार हैं 2, सिर्फ 2 ही तार हैं ये आपको लग रहा हो लकीरें बहुत सारी ना, ये एक तार है, एक ही केबल है। और तार नहीं होती, ये केबल होती हैं। केबल और तार में एक अंतर होता है। तार क्या होती है, कॉपर की नंगी तार, तो इसे तार कहेंगे।
लेकिन अगर मैं इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दूँ किसी चीज़ का तो ये केबल कहलाएगी। ये हो गई मोटी मोटी बात, तार और केबल में अंतर। तो ये सारी की सारी केबल्स होती हैं जो इसमें लगा दी जाती हैं और ये क्लिप्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो ये ऊपर गोल गोल दिख रहे हैं, इनमें पेंच होता है, पेंच से इन्हें कस दिया जाता है और ये बंद हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये 2 छेद दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ही यहाँ पे नलियाँ पतली पतली दिख रही होंगी, ये 3 ऊपर ऊपर वाली। ये नीचे वाली तो यहाँ से तो हम दीवार पे कसते हैं ऐसे, इसलिए यहाँ पे ऐसी होती है। तो क्लिड वायरिंग ऐसी होती है, समझ लिए आप। तो क्लिड वायरिंग क्या होती है, ये थोड़ी सस्ती होती है, सरल होती है करने में, ठीक है, और इसमें बार बार चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत सारे घाटे हैं इसके, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लाभ हानि से बहुत फ़ायदा होता है कई बार जब पूछता है तो इसमें क्या करते हैं वुडन कीपिंग केसिंग में, ये वुड के 2 खंड होते हैं, खंड क्या मतलब टुकड़े होते हैं, ये ऐसे, केसिंग का मतलब है ये केस और उसके ऊपर ये कैप, तो ये कैप है और ये केस है। केस का मतलब जिसके अंदर तार को रखा जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 गड्ढे हैं, इसमें तार को रख दिया जाएगा। असल में मेनली 2 गड्ढे नहीं होते हैं, ऐसे कई सारे खांचे होते हैं, या फिर हो सकता है ये पूरा का पूरा ऐसे कटा हुआ डब्बे की तरह है और इसमें बहुत सारे तार डाल दिए जाएँ और ये ऊपर से कैप होती है, इसको यहाँ पे लगा के कस दिया जाए ऐसे सिंपली। तो ये केसिंग कैपिंग तरीका कहलाता है। तो आजकल तो लकड़ी के केसिंग कैपिंग तो यूज़ किए नहीं जाते हैं, आजकल यूज़ होते हैं ये पीवीसी के केसिंग कैपिंग। जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा ऊपर से, इसे बाहर निकाला जा सकता है, ऐसे करके रिमूव कर लिया जाएगा, इनको भी ऐसे रिमूव कर लिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी इसे भी रिमूव किया जा सकता है, इसके अंदर तारों को डाल दिया जाता है, जो भी केबल्स डालनी है बहुत सारी। अब देखिए ये केबल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए इसमें अलग अलग पोर्शन दे रखा है कि थोड़ा इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा से प्रोटेक्शन अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। तो ऐसे ही इसमें भी देखिए नीचे की तरफ दिख रहा होगा, वो अलग अलग तार के लिए अलग अलग, तो अलग अलग तरीके की केसिंग केपिंग्स आती हैं, बहुत सारी तरीके की होती हैं। अब तो पीवीसी की ही मेनली यूज़ की जाती है। तो ये शीशा कोपोस ये आगे आएगी अभी, लेड वाली, लेड बैटन वायरिंग, इन दोनों की तरीके आगे आएगी, तो वो वहाँ कंपेयर कर लेंगे। आप समझ लीजिए, भी सस्ती होती है, ये सरल होती है और कार्य सफल किया जा सकता है। इसमें केबल को परस्पर दूर किया जा सकता है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं होता। और केपिंग को खोल के, यानी केपिंग का मतलब ये ऊपर वाला ढक्कन को खोल के हम तार को चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ दिक्कत आई है तो खोल कर वायरिंग कनेक्शन आराम से किया जा सकता है। ठीक, अब इसे करने के लिए कार्य कुशलता थोड़ी सी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें कैप केसिंग में लगाना अच्छे से आना चाहिए आदमी को, नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। इसे आँख से भय होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैपिंग है, ऊपर गर्मी से जल जाए, बाहर है ना, अंदर थोड़ी ना मतलब दीवार के बाहर ऊपर लगाई जाती है ना केसिंग और कैपिंग, और दीवार के अंदर तो है नहीं, तो अगर आग लगेगी तो ये जल जाएगी, चाहे प्लास्टिक की हो, पीवीसी की हो, चाहे फिर आपकी उसकी हो लकड़ी की। नमी से नहीं रोक सकता, मतलब रोकने का प्रबंध होता है कि मतलब बंद तो होती है पूरी तरीके से, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं से नमी घुस जाती है इसके अंदर। दीमक तो लकड़ी वाली में लगती थी, दीमक की बात ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चीमाड़ मतलब अजीब सा लगता है ना, नाम पढ़ने में कितना अजीब सा लगता है। इसे कहते हैं टीआरएस और सीटीएस वायरिंग। इस नाम से तो मिलेगा भी नहीं आपको, पता नहीं कहाँ। अब क्या है, टीआरएस और सीटीएस वायरिंग को कहते हैं बैटन वायरिंग। टीआरएस जो है तार का नाम था, ये केबल्स हैं अलग अलग। एक टीआरएस केबल आती है और एक होती है सीटीएस केबल। तो अब तो ये दोनों केबल्स आती ही नहीं है, पहले आती थी, मतलब जब पीवीसी वाली केबल्स नहीं आती थी तब ये दोनों केबल्स आती थी। तो उस समय जो तार वायरिंग होती थी इन्हीं केबल्स के थ्रू होती थी, और इनके इंसुलेशन अच्छे होते थे पहले, मतलब पहले पीवीसी की तुलना में, मतलब पीवीसी था ही नहीं तो उस समय यही थे, तो इनके इंसुलेशन अच्छे माने जाते थे कि ये वायरिंग में अच्छे इंसुलेशन है, तो तब उस समय इसका नाम ऐसे ही पड़ गया था। लेकिन अब आजकल बैटन वायरिंग के नाम से आता है, लेकिन कई जगहों पे मैंने देखा है टीआरएस और सीटीएस वायरिंग के नाम से आज भी पूछा जाता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है इसका। अब तो खैर जो पीवीसी के तार लगते हैं, लेकिन ये आपको वायरिंग ना बहुत पुराने ज़माने के घरों में दिखाई देगी, जो सरकारी केबिन है या फिर क्वार्टर वाटर कहीं दिख जाए आपको,
बहुत पुराना घर दिखे तो आपको ये वाली केबल दिखाई देगी। इसमें क्या होता है, लकड़ी का एक भट्टा होता है, उस पर नीचे दिखाता हूँ आपको, यहाँ क्या बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के लकड़ी का होता है और उस पर ये तार लगाए जाते थे। देखिए ये है, ये बैटन वायरिंग होती थी। ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे तार आते थे। ये पता नहीं आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, जूम करता हूँ। ये देखिए, ये तार हैं छोटे छोटे से, पतले पतले तार जा रहे हैं ऐसे ही। ये असल में पीछे लकड़ी लगी हुई है इसके, और लकड़ियों को एक गुल्ली में ठोका जाता है। मतलब लकड़ी की गुल्ली होती है, उसमें ठोक के फिर ये लकड़ी के स्टील के डंडे लगा दिए जाते हैं और डंडे के ऊपर ये तारों को लंबा 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 बिछा के इन क्लिप्स के माध्यम से, ये आपको क्लिप दिख रही होंगी छोटी छोटी, इनके माध्यम से इन्हें बांध दिया जाता है। तो ये बैटन वायरिंग कहलाती थी। अब तो इसका यूज़ किया भी नहीं जाता, बेकार हो गई भी वायरिंग, उस समय किया जाता था। तो ये वायरिंग जो है सरल होती है, सस्ती होती है, टिकाऊ होती है, रासायनिक प्रभाव से दूर होती है, आग लगने का खतरा कम होता है। ख़त्म नहीं होता है, इनमें कम होता है, क्योंकि जो CTS वायर होते थे या केबल्स होते थे, उनकी जो फायर से लड़ने की क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब वो आँख से जल्दी जलते नहीं थे। PVC के तार भी जल्दी नहीं जलते हैं आजकल, जो फायर प्रोटेक्टिव ग्लास आते हैं, आपने देखा होगा ऐड में कि हमारे तार आँख से भी नहीं जलते, ये वो फलाने का। तो मतलब वो PVC की प्रॉपर्टी है कि वो पहले से ज़्यादा आँख से कम जलते हैं। अब आग में कतई झोंक ही दोगे तो जल ही जाएगा ना, लेकिन ऐसे नहीं आग लगती इसमें आराम से, इतने आराम से नहीं जलता ये। तो बस यही है कि अब इसकी हानियाँ भी हैं कुछ। यांत्रिक चोटें तो लग जाती हैं, बाहर खुली पड़ी है, मान लो किसी ने हाथ थोड़ा मार दिया, कुछ लग गया, धूप वूप लगी, नमी वमी आई, तो इसकी भी हालत ख़राब ही हो जाती है सर्दी गर्मी से। सर्दी गर्मी कुछ भी कर सकती है भाई, इंसान ख़त्म हो जाता है इससे। तो शीशा, अब जो है ये लेड वायरिंग, लेड शील्डेड वायरिंग में कुछ नहीं होता है, सब कुछ सेम है पैटर्न वायरिंग जैसा। जो बैटन होती थी वही है, बस इसमें क्या है, PVC की जो केबल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं अब। और उस समय जब ये चलती थी लेड शील्डेड वायरिंग, तो उस समय यहाँ पे जो है लेड के केबल यूज़ किए जाते। दिखा देता हूँ आपको, ऐसे, ये ऐसे दिखती थी। ये दिख रहे हैं, ये लकड़ी का वही बैटन है, उसके ऊपर ये लगी हुई हैं क्लिपें, और उसके बाद ये अंदर केबल, ये दो ही केबल लगी हुई हैं। और जो केबल है आप देख रहे होंगे ये लेड शील्डेड है। लेड शील्डेड का मतलब क्या है, आपने डिश की केबल देखी होगी, आपके यहाँ डिश लगी हो या फिर DTH लगी हो, तो उसकी जो टीवी वाली केबल होती है काले रंग की या सफ़ेद रंग की, तो आपने देखा होगा अंदर एक सफ़ेद बिल्कुल पड़ी होती है पट्टी, और उसके ऊपर लगी होती है पन्नी। कई बार उसको चिपचिपा चिपचिपा सा लोहे की एक जाली टाइप की लगी होती है, और उस पर चिपचिपा चिपचिपा कुछ पड़ा होता है। तो जो अंदर चिपचिपा होता है वो तो ऑयल डाला जाता है ताकि ये फ्लेक्सिबल बनी रहे, और जो लोहे का होता है वो मोड़ ओड़ से, जब ज़्यादा मोड़ो तोड़ो उसे वायर को, तो उससे बचाता है, या फिर उसको कुछ चोट मार दी तो उससे बचाता है। यांत्रिक आघात से छुट्टी भी रहता है थोड़ा सा, और भी अर्थिंग का भी काम उससे ले लेते हैं हम, लेकिन मेनली उसको चोट वोट से बचाना होता है इसको। और उसके अंदर एक 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 तार होती थी कॉपर की, अभी तो एल्युमिनियम आने लगी, लेकिन पहले तो कॉपर होती थी अंदर। तो वही वही केबल होती थी, उसी टाइप की, मतलब आप ये नहीं कह सकते वही हैं, लेकिन उसी टाइप की केबल्स होती थी। तो अब उनको क्लिप को डालने के लिए ये जो ये देख रहे हैं, ये वाली ये हैं, ये अब इनमें क्या होता है, ये देख रहे हैं छोटा सा गोला, हम यहाँ पे लकड़ी में छेद करके इसको पेंच से यहाँ से कस देते थे, और उसके बाद इनको इस पे लेके गए, घुमाया और लगा दिया। वो तो आप यही समझ जाएंगे वो तो, लेकिन ये भी अब यूज़ नहीं होती, उसी का भैया है ये। तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती हैं उससे। अब ये प्रणाली सरल थी, सुंदर थी, मतलब उस समय से आप सुंदर थी, आप तो नहीं सुंदर कहेंगे। यांत्रिक क्षति से मुक्ति मिल जाती थी, मुक्त होती थी, क्यों? क्योंकि भैया केबल मजबूत था, भैया PVC और सबसे मजबूती था पहले वाले से। पहले CTS और TRS चलती थी, उसमें तो वो रबड़ ऐसी होती थी ना, अगर आप ऐसे करके दांत से छील दो तो छिल जाता था उसका। और अब आप छील के देख लो, PVC छिलेगा नहीं वो, तो आराम दांत से। अच्छी वाली, खराब वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी केबलों की। तो अब भू संपर्कन ठीक करने के लिए काफ़ी टिकाऊ होती हैं, किनारे से अच्छी प्रकार से बंद की जानी, नमी गर्म है, वो सब फालतू की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा।
फालतू ही है, इसमें कुछ है नहीं, सीधा मोड़ नहीं दिया जाता आगे सब। अब आया भैया हमारा आखिरी और सबसे मेन जो आजकल यूज़ किया जाता है, ये है कंड्यूट वायरिंग। हाँ, ये जो यूज़ की जाती है भैया ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें अब क्या है, पीवीसी के ये कंड्यूट्स होते हैं, लोहे के कह रहा हूँ सॉरी, प्लास्टिक के वो होते हैं। और ये आपको मैंने दिखाया था जंक्शन बॉक्स ऊपर, वो यहाँ लगा होता है। कंड्यूट वायरिंग में जंक्शन बॉक्स ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये आपके घर में जितनी वायरिंग पड़ी है सब की सब कंड्यूट से की गई है। ये थोड़ा सा, अब मैं क्या बताऊँ कि ये थोड़ा सा ना महंगी होती है। इन द सेंस महंगी इन द सेंस क्या है कि अब आप सबसे पहले क्या है, आपको घर बनवाने से पहले एक तो देनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये परमानेंट होती है, एक बार पड़ गई तो पड़ गई, अब चेंज नहीं हो सकता है इसमें। अगर आपने इसे कंक्रीट कंड्यूट बनाया है, कंक्रीट कंड्यूट का मतलब है दीवार के अंदर लगाना, और जब आप इसे बाहर लगाते हैं तो एक्सटर्नल कंड्यूट कहलाता है। ठीक, तो जब हम कंक्रीट कंड्यूट वायरिंग सबसे ज़्यादा आजकल प्रयोग की जाती है। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी वायरिंग क्यों यूज़ की जाती है प्रणाली, मेथड है आपका कंसील्ड कंड्यूट। अगर कंसील्ड कंड्यूट नहीं दिया तो कंड्यूट लगा देंगे ना, वो भी बहुत है। तो अब ये देखिए, ये तार हैं 3, ये इसमें डालना है। तो अब क्या होता है, पहले हम ये सारा का सारा जहाँ पे भी प्लानिंग करनी होती है वहाँ हम पूरी पूरी ये बिछा लेते हैं, प्लास्टर वस्टर हो जाता है, आपका घर बन के पूरा तैयार हो जाता है। उसके बाद एक आदमी को बुलाते हो, आप कहते हो हमारे घर में कर दो वायरिंग, तो भैया वो यही करता है। क्या करता है, यहाँ डालता है एक तार अंदर स्टील की, और उसके अंदर ये 3 4 जो भी कॉपर के जितने भी बांधे हैं उसे उससे यहाँ से बांध देता है, और फिर यहाँ से लेता है खींच, जितने उसे खींचने होते हैं वो सब खींच लेता है एक बार में, और वो अपने आपके जंक्शन बॉक्स जहाँ पे भी लेके जाने हैं वहाँ से डाल के अंदर तार ऐसे खींचता है। तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, ये सब करने में उसे टाइम भी लगता है अच्छा खासा, महंगी है इसीलिए थोड़ी सी, लेकिन ये परमानेंट है, एक बार हो गई तो फुर्सत काफ़ी समय के लिए। जितनी भी बीमारियां थी ना बाकी समय पुरानी वालियों में कि ये आपकी रासायनिक प्रयोगों से थोड़ा बेकार हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, या धूप गर्मी सर्दी छाँव लग जाती है इसे, तो ये सब चीज़ें जितनी भी थी ये सब इसके आगे फेल है। मतलब इसमें आराम से आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आँख से भी इससे झंझट नहीं है, क्यों अंदर लगी हुई है क्या फ़र्क पड़ता है, आग लग जाएगी तो। हाँ, लेकिन अगर बाहर लगी है तो आग लगने का खतरा तो है ही। तो अब देखिए, हाँ यांत्रिक क्षति होती वाला भी तो है भाई, क्षति क्षति कहाँ होती है इसमें, क्योंकि अंदर पड़ी है। तो ये मारोगे हथौड़ा तो पहले कंड्यूट टूटेगा ना, उसके बाद तो अगर दीवार के अंदर लगा तो वो भी नहीं टूटेगा जल्दी, कहाँ घुस जाओगे। अब देखो कंक्रीट कंड्यूट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन यानी कि एक्सटर्नल, और एक इंटरनल यानी कि कंसील्ड। और इसकी वायरिंग कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, ये अगर बाहर लगी है तो। अंदर है तो भैया कुछ दिखाई कहाँ देता है, वहाँ तो सिर्फ एक बोर्ड और सीधे एक बल्ब, इधर आपने जलाया और ये जल गया, बस इतना ही पता चलता है। बाकी ये क्लैंप लगी हुई हैं, क्लैंप के थ्रू यहाँ पे टेक देते हैं। हम अगर बाहर लगाया है तो ये आपको क्वार्टर वाटर में आज भी दिख जाएगी, कई इंडस्ट्रीज़ में बाहर ही लगी होती हैं, क्योंकि बाहर लगने का फ़ायदा ये है अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है या भारी मशीन्स हैं आप चला रहे हैं तो उनमें ख़राबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पे बाहर वाली वायरिंग की जाती है। मान लो कुछ ख़राब हुआ या फॉल्ट आया तो ये बाहर है, तो यहाँ पर इसे आराम से दोबारा से खोल के और दोबारा से पूरी वायरिंग को चेंज किया जा सकता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है कि भाई चेंज भी कर लो आप। लेकिन अगर आपने कंसील कंड्यूट कर दी तो कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं चेंज होगा। आपने देखा ही होगा कि आपके घर में मान लो थोड़ी कंसील्ड कंड्यूट है और 10 15 साल पहले आपने की होगी और आपने इन्वर्टर का तार नहीं दिया है, तो देखा होगा आपने, आप सब जगह एक तार लेके घूम रहे होते हो, एक एक इस बिजली के बोर्ड में गया हुआ है, एक उस बिजली के बोर्ड में गया हुआ है, कोई एक बल्ब में घुसा हुआ है एक एक तार। तो आप क्या कर सकते हैं भैया, उसमें थोड़ा मुश्किल है ना। अब तार एक बार लग गए तो उसमें नया तार डालना मुश्किल होता है, और जितनी पुरानी वायरिंग हो जाती है तो उसमें तो और मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि आपस में तार उलझ जाते हैं जब वो डाले जाते हैं कंड्यूट के अंदर, हमें क्या पता कैसे जा रहा है, कोई इसके ऊपर चढ़ा हुआ है गिरा हुआ है, तो ऐसे करके इसलिए। तो बस यही सब था। चलिए फिर, तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।